जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट 2025 की जो वैकेंसी आई है। किसके पद पे? फार्मासिस्ट के पद पे टोटल 105 वैकेंसी आई है। उसका फॉर्म कब फिलअप होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और हमें कौन सी बुक परचेज करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आपको फॉर्म डेट की बात बता दी जाए तो स्टार्ट कब हो रहा है आपका 9 यानी रक्षाबंधन के दिन से क्या हो गया, ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है कि आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप जाके फिलअप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट डेट की बात की जाए तो एग्जैक्ट एक मंथ बाद यानी एक महीने बाद ये तुम्हारे पास 10/9/2025 को ये लास्ट डेट होगा आराम से। और इसमें देखा जाए एलिजिबिलिटी कौन कौन है, चाहे आप बी फार्मा कर रखे हैं तब भी है, डी फार्मा कर रखे हैं तब भी है। केवल आपका क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिग्री कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह बढ़िया से होना चाहिए, आपके पास ग्रीन कार्ड अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो कितने पे है, 105 पदों पे ये तुम्हारे पास भर्ती है। ठीक है, इसमें टोटल तुम्हारे पास बी फार्मा और डी फार्मा वाले स्टूडेंट रहेंगे। डी फार्मा वाले स्टूडेंट वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जो पूरी अच्छे तरीके से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन उनके पास ग्रीन कार्ड होगा। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप डी फार्मा है, यदि आप आरआरबी का फार्मासिस्ट का यहाँ पे वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जी जान लगा के कोशिश करेंगे तभी आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। गुरुदेव क्यों? अब देखिए आपकी डिग्री कितने ईयर की है, 2 ईयर की है। कितना 2 ईयर की, अब पता चल रहा है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, किसी तुम्हारे पास किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट से हैं। डी फार्मा वाले बंदे क्या हो गया, अधिकतर क्लास नहीं करते। यदि 100 लड़के हैं तो कहीं 2 4 10 लड़के क्लासेस करते हैं। अब बी फार्मा में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर ये सब क्लास करते हो। कितना? 4 ईयर का क्लास करते। अब बताइए 2 साल हमसे ये सीनियर हैं, तो देखा जाए तो ये भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और आप भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो उतना रगड़ना है जिससे हम इनको क्या कर सकते बाबू, पिछाड़ सके। मतलब आपको इतना घिसना है कि अच्छे तरीके से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब गुरुदेव इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। देखिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक बुक है, इसमें सब कुछ क्या है, कैसे है, सब कुछ हम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं। आपके सामने टोटल कितना क्वेश्चन आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 100 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन तुम्हारे फार्मा वाले पोर्शन से और 20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो नॉन फार्मा, चाहे वो जीके जीएस ये सबसे हो सकते हैं, कंप्यूटर होगा, जनरल नॉलेज वगैरह से इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात गुरुदेव, थोड़ा सा इनके बारे में बता दिए कितना कितना सब्जेक्ट आएगा। इतना सब्जेक्ट आपका टोटल आएगा, ठीक है। यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक रखे होंगे तो उसी से आप अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप एक कोई ऐसा बुक ले लीजिए जिसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में आपका एमसीक्यू फिलअप हो। मतलब जितने भी तुम्हारे पास एमसीक्यू आप करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसमें पहला सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, फार्मास्यूटिक्स, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं उसको एकदम अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है तुम्हारे पास फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। बात ये कही है फार्माकोलॉजी जो सेकेंड ईयर में आप पढ़े हैं। उसके बाद देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से बायो केमिस्ट्री आएगा, इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब इन वाले पोर्शन से देखा जाए तो मेजर ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे पास 70 से लेके 80% क्वेश्चन इसी से बनेगा। और भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इससे क्लासिफिकेशन और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना रहता है। ठीक, क्योंकि अब देखिए हम सब लोग क्लासिफिकेशन सोचते थे कि कितना शॉर्ट हम याद करके जाएं, एग्जाम में लिख दे, डी फार्मा वाले खास करके, तो उसमें बट यहाँ पर तुम जब क्वेश्चन पूछेगा तो डेप्थली अंदर करके जाके क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में तुम्हारे पास लॉ एंड एथिक्स, जो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में ड्रग्स स्टोरेज और मैनेजमेंट को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। जो ड्रग्स होती है उसका यानी स्टोरेज कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारा चीज़ हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं, ये करने के बाद आपका इतना सब्जेक्ट आएगा। नॉन फार्मा में तुम्हारे पास मैथ आएगा, कंप्यूटर आएगा, जीके जीएस वगैरह पूरा डिटेल में है। उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो धीरे 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 आप 3-4 साल का पेपर जब आप करेंगे ना तो उसी से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। आप ज़्यादा कमांड करिए किससे, 80 नंबर वाले पे, नॉन फार्मा वाले पे नहीं। यानी फार्मा वाले पोर्शन पे क्या करिए, ज़्यादा कमांड रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब इस सिलेबस के अंदर गुरुदेव क्या पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बुक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया गया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स यानी फर्स्ट ईयर का पोर्शन। अब इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट डोजेज फॉर्म। यदि आप थोड़ा सा डोजेज फॉर्म के बारे में जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें डोजेज फॉर्म में बताया गया होगा, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और गैसियस डोजेज फॉर्म, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसको यहाँ पर पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। अब ये गुरुदेव कैसे, देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे भाई ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी थ्योरी प्लस में एमसीक्यू देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये पहला चैप्टर है, इसको हम क्या कर देंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल में कैसे पढ़ाएंगे। ये आपके सामने देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या कर देंगे, थ्योरी वाला पढ़ाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आता है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल रूट, उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इनहेलर डोजेज फॉर्म, ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, ओरल डोजेज फॉर्म, ऑप्टिक हो गया, पेरेंटल हो गया, रेक्टल हो गया। ये सब थ्योरी करने के बाद आपको अच्छे तरीके से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। किससे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम अच्छे तरीके से चैप्टर यहाँ पर एमसीक्यू से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे आपके लिए उतना ही सुटेबल रहेगा। यहाँ पर एमसीक्यू की संख्या देखी जाए तो टोटल और टोटल यहाँ पर देखिए, यानी इस चैप्टर से पढ़ेंगे तो टोटल और टोटल 36 एमसीक्यू यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया 36 एमसीक्यू। इसमें अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी केवल आपको उतना बताया जाएगा जिसके आपके माइंड में एक बार रिकॉल हो जाए और सारा एमसीक्यू आपका बन जाए। हम डायरेक्ट एमसीक्यू मान लेते लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको लगेगा यार का गुरुदेव पढ़ावा था ना, कुछ समझ ही नहीं आवता, आप थोड़ा सा होपलेस हो जाएंगे, जिसकी आपकी तैयारी खराब हो सकती है। बट ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, एकदम से ईजी से ईजी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट में मेट्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन को एकदम अच्छे तरीके से हमें क्लियर करके देखना पड़ेगा। मिक्सिंग इन होमोजीनेशन यानी होमोजिनाइजेशन, होमोजीनाइजेशन, अब इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन तथा यानी जिलिकैन के बारे में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद इवोपरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिस्टिलेशन, उसके बाद ड्राई प्रोसेस यानी किसी चीज़ को कैसे ड्राई यानी सुखाया जाता है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, स्टरलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट को एक्चुअल में किस किस स्टेप में बताया जाता है, सुने होंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से क्लियर आप करेंगे। उसके साथ साथ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, स्टरलाइजेशन हो गया, ठीक। उसके बाद प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल कैसे बनाया जाता है, कैप्सूल के कितने पार्ट होते हैं, उसमें अंदर क्या होता है, उसकी साइज वगैरह क्या होती है, साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट कैप्सूल तुम्हारे पास क्या होता है, 000 होता है, उसका 00, सिंगल सबसे छोटा तुम्हारे पास क्या होता है, वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एकदम अच्छे से डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एकदम इजी से इजी वे में हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट में हमसे क्या लिखा तुम्हारे पास, यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। यानी उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये देखा जाए तो इतना पोर्शन जो है तुम्हारे पास हॉस्पिटल वाले से यहाँ पर डाला हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पोसोलॉजी क्या होता है, डिस्पेंस मेडिकेशन यानी दवा को कैसे डिस्पेंस किया जाएगा एक्चुअल में, उसको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद मोनोफेजिक बाईफेजिक, जैसे उसमें सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, सिरप हो गया, इलिक्जर हो गया, तो ये सब सुनेगा, कोई बाईफेजिक होता, कोई मोनोफेजिक होता, तो वो कैसे होता उसको अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसका सेमी डोजेज यानी सेमी डोजेज फॉर्म, उसका डेंटल तथा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, उसके बाद स्टरलाइज प्रोडक्ट, और उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतना चीज़ अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आता है, हमारे पास जो सबसे मेजर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फार्माकोलॉजी से। अब फार्माकोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं।
क्या लिख रखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेंट्रल नर्वस ड्रग्स फर्स्ट और सेकेंड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी पड़ेगी, यदि फार्माकोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे आप सेकेंड ईयर का, तो देखिए यानी उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सारी दवाइयाँ। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी आती हैं, जनरल एनेस्थेटिक, इसका क्लासिफिकेशन, इससे एमसीक्यू पूछेगा, एंटी कांसुलेंट, एंटी डिप्रेशन, न्यूआटॉर्पिक एजेंट हो गया, उसको ओपियोइड हो गया, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक्स, यानी सेंट्रल एक्टिंग, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो आपका पोर्शन है, तो इसको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब क्लियर करेंगे तब जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट में देखा जाए तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वही पोजीशन हो गया उसको पूरे, जिसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितने क्लासिफिकेशन आते सबको क्लियर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यहाँ से, उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम पे वर्क करती उसको अच्छे तरीके से हमें क्लियर करके देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से पलटा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, एटोकॉइड क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होती है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जूम कर दें, अब तो विजिबल होगा। उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग, यानी कि तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड पे वर्क करती हैं, ब्लड फार्मिंग, कैसे हमारे अंदर ब्लड का फार्मेशन होता है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो रीनल यानी किडनी पर वर्क करती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो हार्मोन तथा हार्मोनल एंटागोनिस्ट होती है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसी दवाइयाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती हैं। कीमोथेरेपी ऑफ द माइक्रोब यानी माइक्रोबियल डिजीज, ये देखा जाए तो इस पे बहुत सारा, अब तो सोचना है छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी लिप्रेसी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कुछ इसके कीमोथेरेपी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट तथा एंटीसेप्टिक के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छे तरीके से इजी वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में हमारे पास क्या देखा जाए, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, फार्माकोग्नोसी। देखिए भैया, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, यदि फार्माकोग्नोसी आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है भैया, फैमिली भी। आप देखिए, आप डी फार्मा कर रहे हो तो फैमिली वगैरह इग्नोर कर रहे थे, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूजेज से आपको क्या करना पड़ेगा, इतना चीज़ अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। जितनी भी आपकी क्रूड ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स जितनी भी है, सबका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और यूजेज के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है बाबू, यहाँ से इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मिसलिनियस ड्रग्स के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। मतलब फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है। अब ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जैसे आप फार्माकोग्नोसी पढ़े थे तो ये फार्माकोलॉजी देखे थे सेकेंड ईयर में, वही चीज़ है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ठीक हल्का था, बट वहाँ पर फार्माकोलॉजी में डिटेल था। तो इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट अभी भी MCRE और RRB फार्मासिस्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रॉपिकल एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एस्ट्रीजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मिसलिनियस कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में मेजर इंट्रा तथा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सेल के अंदर तथा सेल के बाहर पाए जाने जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमें अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ हमें यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड। ऑफिशियल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिस पे देखेंगे आप, इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऐसे स्टार लगा होगा। ठीक है, यदि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आप केयर किए होंगे तो देखेंगे स्टार लगा, जितना स्टार लगा उसका सबका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो इतना को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रेडियो फार्मास्यूटिकल तथा कंट्रा मीडिया, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल नेचर के होते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स है, जैसे तुम्हारे पास क्यूसी पढ़े होंगे यानी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, और सीजीएमपी यानी करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के बारे में अच्छे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब कोई भी तुम्हारे पास टेस्ट करते जैसे स्टार्च होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, ये सब चीज़ का एक्चुअल में तुम्हारे पास टेस्ट कैसे होता है कि किसी चीज़ में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको देखना पड़ेगा। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के बारे में देखना पड़ेगा, जैसे फ्यूरान हो गया, पिरिमिडीन होगा, पायरिडीन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ तुम्हारे पास अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक, एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट के बारे में देखना पड़ेगा, सल्फोनामाइड के बारे में देखना पड़ेगा, एंटीलेप्टिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना, ऐसी दवाएं जो हमारे कोढ़ रोग में प्रयोग की जाती है। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी एमीबियाइड्स तथा एंटी हेलमिंथर ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए बाबू, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया है जी, एंटीबायोटिक एंटी फंगल हो जाएगा। अब इधर यदि हम चलते हैं, ठीक है, इधर चलते हैं तो क्या क्या दिया गया है, इधर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो मलेरिया में उपयोग की जाती है, इसको देखना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है, कोलेजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, एंटीलेप्टिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एडनर्जिक ड्रग्स तथा एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स तथा एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डाईयूरेटिक तथा डाईयूरेटिक दवा, ऐसी दवाएं जो हमारे पास यूरिन फ्लो को तेज करती हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होती है, हमारे पास कार्डियक और वसल्स यानी वेसल वगैरह जो होती है उस पर वर्क करती है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, उसके बाद यानी कोगुलेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी कोगुलेंट के बारे में, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हिस्टामिन तथा एंटी हिस्टामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक, ये देखा जाए तो एक्चुअल में आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद थायरॉक्सिन तथा एंटी थायराइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी कंसुलेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टेरॉयडल ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी नियो यानी नियोप्लास्टिक एजेंट यानी कैंसर की दवाइयों के बारे में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। तो इतना हमारे पास यहाँ से पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ऐसी दवाइयाँ, अब इसमें देखना पड़ेगा दवाइयाँ डिजीज हो गया, ठीक है, और कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सब एंजाइम वगैरह से तगड़ा क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से भी पूछेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखना पड़ेगा, उसके बाद लिपिड के बारे में, उसके बाद विटामिन के बारे में, उसके बाद एंजाइम के बारे में, उसके बाद थेरेपेटिक्स के बारे में। मतलब बायोकेमिस्ट्री में आप स्क्रीनशॉट के रख लीजिए, इतना चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो मेजर क्वेश्चन इससे, क्योंकि इसी के लिए भैया आप जा रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर क्या होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मॉनिटरिंग हो गया, उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट और हेल्थ एसेसरीज के बारे में यहाँ से। उसके बाद फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के बारे में, उसके बाद हॉस्पिटल फार्मूलरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ड्रग्स इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से हमें क्लियर करना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा आपको नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है बाबू, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में देखना पड़ेगा, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट के बारे में देखना पड़ेगा, कॉमन टर्मोलॉजी यूज इन मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास है, जैसे अभी दवा लेंगे तो लिखा जाता है डॉक्टर OD हो गया, BD हो गया, SOS हो गया, HS हो गया, इमरजेंसी में लेना, ये में लेना, वो में लेना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।
उसके बाद डिजीज होगा, डिजीज का मैनिफेस्टेशन हो गया, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका पैरामीटर होता है, इसी के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करानी है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास किसी दवा के प्रति या किसी फूड के प्रति क्या होगा, रिएक्शन कर जाती हैं, कहते हैं ना इंटरेक्शन हो गया है, उसको देखना पड़ेगा। ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, मतलब दवाइयाँ कभी कभी क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है, जैसे एक्सपायरी दवा कोई खा ली है तो कौन सा सिंड्रोम होगा, उस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ड्रग्स डिपेंडेंस एंड ड्रग्स एब्यूज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, तो इतना चीज़ हमें देखना पड़ेगा। उसके फार्मास्यूटिकल यानी लॉ एंड एथिक्स के बारे में आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, इसमें लिखा है यानी फार्मास्यूटिकल यानी लेगिएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, एक्ट 1948 जो आप पढ़ रहे हैं इसी के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या देख रखा बाबू, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, इसके बारे में 1954 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोटिक सब्सटेंस के बारे में एक्ट 1958 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो मिसलिनियस एक्ट के बारे में, यानी इतना आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, ड्रग्स स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के बारे में देखना पड़ेगा। ड्रग्स स्टोरेज कैसे, जो तुम्हारे पास ड्रग्स है स्टोरेज यानी जिसके लिए आप जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ड्रग्स को स्टोरेज, क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलेंगे या कहीं पर जाएंगे, ड्रग्स का स्टोरेज बहुत ही जरूरी है। इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट, यानी कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, मेंटेन करना है अपने स्टॉक वगैरह को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखा है ड्रग्स हाउस मैनेजमेंट, यानी दवाई जहाँ पर रख रहे हैं तो उसका हर एक दवाओं का देखेंगे अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होता है, कोई फ्रीज में रखाता है, कोई कहीं पर, कोई मिनिमम टेम्परेचर, कोई हाई टेम्परेचर में, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक, उसके परचेजिंग एंड इन्वेंट्री, मतलब कहाँ से आप दवाइयाँ खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेल प्रमोशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, इसके बारे में देखना पड़ेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स, यानी हमारे पास एनालिसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बजटिंग एंड तथा बजटिंग, यानी तुम्हारे पास क्या लिखा है, बजटिंग कंट्रोल, मतलब हमारे बजट के अनुसार कैसे उन्हें कंट्रोल करना, कैसे दवाइयाँ मंगानी है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, क्लियर कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था टोटल इतना चीज़ें आराम से। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कैसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फार्मेसी चाहे यहाँ पर यानी ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, फार्माकोलॉजी, क्योंकि इससे मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर तो हम क्या कर दिए थे, स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। ठीक है, अब जो भी हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे जिससे मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अच्छे तरीके से करा के आपका हर एक कॉन्सेप्ट पे MCQ आपको अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।